Hello everyone, today we are going to study a very famous novel by Mary Shelley, फ्रैंकनस्टाइन। फ्रैंकनस्टाइन एक बहुत ही फेमस नोवेल है मैरी शेली की, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये जो नोवेल है ये लगभग सारी ही इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के एमए के सिलेबस में इंक्लूडेड है अंडर द पेपर ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। नॉट ओनली इंडियन यूनिवर्सिटीज़ बट ऑल्सो मैनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। बट अभी हम इंडिया में हैं और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास करके जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ हरियाणा से, तो हरियाणा की सारी यूनिवर्सिटीज़ या पंजाब की, चंडीगढ़ की, दिल्ली की सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये जो नोवेल है वो एमए के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो मैं इसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोवेल मानती हूँ। ओके, तो देर नहीं करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कंटेंट के साथ। सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप एमए का जब अपना आंसर स्टार्ट करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सभी आंसर्स को ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आपका हो सकता है इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर। Mary Shelley was born on 30th August 1797. She was a prominent literary figure during the Romantic era of English literature. She was born to Mary Wollstonecraft, who was a feminist lady, and her father, William Godwin, was a philosopher and a novelist. So, being born to a feminist mother and a philosopher father, she had an intellectually free environment for overall growth in her family since her very childhood. She started having friendships with a lot of prominent philosophers, writers, poets of her age at a very young age. She had friendships with many writers like P.B. Shelley, Lord Byron, etc. At a very young age of 16 years, Mary ran away from her house to be with P.B. Shelley, who was already married, but he was in an unhappy marriage at that time. Later on, after the death of P.B. Shelley's first wife, they got married also. हमें यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, क्योंकि कई बार इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि जो फ्रैंकनस्टाइन है, क्या वो, या कोई भी नोवेल है मैरी शेली की, क्या वो उसके जो जीवन के ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है उनको इंक्लूड करती है। यस, उसकी ज़्यादातर नोवेल्स, खास करके फ्रैंकनस्टाइन ऑल्सो, जिसमें मैरी शेली है, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में से जो कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है, जैसे कि सोसाइटी से उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला, कभी उसकी लाइफ बहुत ट्रैजिक रही, वो जो इम्प्रेशन है वो उसकी ऑलमोस्ट सभी लिटरेरी पीसेस में भी देखने को मिलता है। हम देखेंगे कि फ्रैंकनस्टाइन में भी जो मॉन्स्टर है, आई विल कम टू द स्टोरी एंड आई विल टेल यू कि एक मॉन्स्टर की स्टोरी है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, इस वजह से वो मॉन्स्टर बन जाता है। कमिंग बैक टू पी.बी. शेलीज़ लाइफ, P.B. Shelley's life was very tragic. As I told you, she ran away to be with P.B. Shelley, who was already married at that time when they were in love. उनका जो रिलेशनशिप है वो सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अभी भी बहुत बड़ा टैबू है इफ़ यू लाइक अ मैरिड मैन, और उस टाइम पे इट वॉज अ बिग थिंग। देयर रिलेशनशिप वॉज वेरी मच कंडेम्ड बाय द सोसाइटी। शी हैड अ टफ लाइफ, एंड कहीं ना कहीं वो जो पी.बी. शेली की फ़र्स्ट वाइफ ने सुसाइड किया था, उसका रीज़न भी मैरी शेली अपने आप को मानती है। लेटर ऑन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात खुद भी कही थी, दैट ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में, दैट हर लाइफ वॉज ट्रैजिक एंड शी हर सेल्फ सेड दैट माई यूथफुल ऑफेंसेस आर द रीजन्स फॉर माई tragedies of the adulthood. When she was in her youth days, तो उन्होंने ऐसी कुछ मिस्टेक्स करी, उन्होंने खुद ने ही इनको मिस्टेक बोला है कि शी इन अ वे फाइंड्स हर सेल्फ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पी.बी. Shelley's first wife's suicide, and then she gave birth to 5 children after getting married to P.B. Shelley,
एंड जो उनके 3 बच्चे थे वो अडल्टहुड तक पहुंच ही नहीं पाए, उनसे पहले ही उनकी डेथ हो गई और सिर्फ 2 बच्चे अडल्टहुड तक पहुंचे। एंड एट अ वेरी यंग एज ऑफ 24 ईयर्स शी बिकेम अ विडो आफ्टर द डेथ ऑफ पीबी शैली। पीबी शैली की एक वाटर बॉडी में डूबने की वजह से डेथ हो गई थी। सो वो बहुत यंग एज में एक विडो भी बन गई। सो उनकी लाइफ काफ़ी मुश्किलों से भरी रही और सोसाइटी ने उनको कभी भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं किया। उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसकी वजह से हमेशा प्रोफेशनली भी लोगों ने उनको बहुत सीरियसली नहीं लिया, उनके वर्क को अप्रिशिएट नहीं किया ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। सो जो ये चीज़ है वो जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती इंसान को, तो उस पर कैसा इम्पैक्ट पड़ता है ये चीज़ उनके जो वर्क है उनमें भी देखने को मिलता है। ओके, सो उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रैंकस्टाइन के समरी में आपको बताती हूँ कि नोवेल में कहानी क्या है। कहानी की शुरुआत होती है एक जो देखो इसमें 3 लेवल्स ऑफ नरेशन है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जो कि ये जो स्टोरी है उसमें या जो नोवेल है उसमें कई लेवल्स हैं नरेशन के। सो द क्वेश्चन कैन कम लाइक देर आर मैनी लेवल्स ऑफ नरेशन इन द नोवेल फ्रैंकेनस्टाइन एक्सप्लेन, राइट। सो यहाँ पर आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें 3 स्टेजेस हैं या 3 लेवल्स हैं नरेशन के। ओके, सो पहला जो नरेशन है, ये जो पूरी नोवेल है ये एक नरेटिव स्टाइल में नोवेल है कि एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी बात बता रहा है या कहानी सुना रहा है, राइट। सो जो पहला लेवल ऑफ नरेशन है वो स्टार्ट होता है और जो नोवेल की कहानी की शुरुआत है वो भी यहीं से होती है कि एक रॉबर्ट वॉल्टन नाम का एक इंसान होता है। उसकी बहुत इच्छा होती है, उसको बहुत साइंटिफिक क्यूरियोसिटी होती है कि वो कुछ बहुत महान या कुछ बहुत बड़ा अलग काम करे। सो वो डिसाइड करता है कि वो एक जर्नी पे जाएगा, नॉर्थ पोल रीजन में जाएगा और कुछ नई साइंटिफिक डिस्कवरी करेगा, क्योंकि उसको इतना पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है कंसेप्ट, वो कुछ ना कुछ जो पोल्स हैं, वेदर इट बी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ही वांटेड टू डू सम डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरी, उसको अपना नाम रोशन करना था। ही वांटेड टू बी द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन टू द लैंड ऑफ द नॉर्थ पोल एंड देन उसको लग रहा था कि वो वहाँ जाएगा तो वो कुछ नई डिस्कवरी भी कर पाएगा और बहुत फेमस भी हो जाएगा। सो इसी उम्मीद में वो डिसाइड करता है कि वो एक जर्नी पे जाएगा, या जिसको कह सकते हैं वोयाज बोला गया है यहाँ पर, जर्नी या वोयाज पे जाएगा, सी वोयाज पे जाएगा टू द नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल पहुंचने के लिए उसको पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन से गुजरना पड़ता है, जो उसकी शिप है उसको। तो शिप में वो रहता है और उसके कुछ क्रू मेंबर्स रहते हैं और वो अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। उसकी एक बहन होती है जिसका नाम है मार्गरेट, जो बहुत कंसर्न्ड होती है रॉबर्ट वॉल्टन के बारे में। तो उन्हें वो डिसाइड करते हैं कि वो रास्ते से उनको लेटर्स लिखा करेगा। सो वो नरेट करता है एक स्टोरी अपने लेटर्स के थ्रू अपनी सिस्टर मार्गरेट को, जो कि है पहला नरेशन, फर्स्ट लेवल और फर्स्ट स्टेज ऑफ नरेशन इन द नोवेल। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है, जब वो अपनी जर्नी पे निकलता है तो एक एरिया आता है जहाँ बहुत बर्फ़ होती है और बर्फ़ के एक पीस पर उसको तैरता हुआ एक इंसान मिलता है जिसकी जान ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली होती है, बट वो उसकी जान बचाता है और वो अपने शिप पर उसको ले आता है और उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। उस इंसान का नाम होता है विक्टर फ्रैंकनस्टाइन, जिसके बारे में ये स्टोरी है, जो स्टोरी का मेन मुख्य किरदार या प्रोटोगोनिस्ट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो है। तो उसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। सो वो जैसे ही उसको बचाता है वो आपस में कन्वर्सेशन करते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँचे। तो जो रॉबर्ट वॉल्टन है वो बताता है कि ऐसे ऐसे मैं कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं नॉर्थ पोल जा रहा हूँ। तो जो रॉबर्ट हैं, जो विक्टर फ्रैंकनस्टाइन जो हैं, वो कहते हैं कि मैं अपनी स्टोरी तो मैं बताता हूँ, उसके बाद जो तुम्हारी ओवर एक्सेसिव डिज़ायर्स हैं कुछ नया खोजने की, वो शायद कम हो जाए या शायद ख़त्म ही हो जाए मेरी कहानी सुनने के बाद। तो चलो मैं भी अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो रॉबर्ट हैं वो उनकी पूरी स्टोरी सुनते हैं और रॉबर्ट वाल्टन उनकी स्टोरी को
लेटर के थ्रू अपनी सिस्टर मार्गरेट को लिख कर भेजते हैं। और वो बताते हैं, मतलब स्टार्टिंग में वो इंट्रोडक्शन देते हैं उन लेटर्स में कि ऐसे ऐसे मैं अब लिखने वाला हूँ और अब मैं फर्स्ट पर्सन नरेटिव में ही लिखूँगा। जो मुझे स्टोरी सुना रहे हैं, जो विक्टर है, जिनको मैंने अपने भाई की तरह मान लिया है, जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है और मैं उस स्टोरी को है अब लेटर्स में उन्हीं के नरेशन में लिख कर भेजता हूँ, उनके नरेटिव स्टाइल में फर्स्ट पर्सन की तरह। और जो अब सेकंड लेवल ऑफ नरेशन स्टार्ट होता है, जो कि है विक्टर अपनी कहानी सुना रहा है वॉल्टन को, ठीक है। तो अब ये सेकंड लेवल ऑफ नरेशन इन द नोवेल आ जाता है, ठीक है। सो अब विक्टर अपनी कहानी सुनाते हैं, स्टार्ट करते हैं कि मैं बहुत इंटरेस्ट रखता था साइंस में। साइंस को यहाँ नेचुरल फिलॉसफी भी कहा गया है नोवेल में। सो उसको जो साइंस का सब्जेक्ट है या नेचुरल फिलॉसफी का सब्जेक्ट है उसमें बहुत इंटरेस्ट था और वो चाहता था कि वो कुछ नया डिस्कवर करे। बहुत पढ़ाई करता था, बहुत मेहनत करता था और उसको बहुत ज़्यादा दिल से इच्छा थी कि वो कुछ ऐसा नया क्रिएट करे जिसके लिए पूरी दुनिया उसको एडमायर करे, उसको हमेशा याद रखे। सो उसके जो मदर एंड फादर होते हैं वो बहुत अच्छे हम्बल लोग होते हैं और जो है उसके पेरेंट्स जो है वो एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं। तो उसका नाम होता है एलिज़ाबेथ। जो एलिज़ाबेथ होती है वो अडॉप्टिव चाइल्ड होती है उसके पेरेंट्स की, लेकिन वो उसको कभी अपनी बहन नहीं मानता, वो हमेशा उसको अपनी कज़न ही बोलता है क्योंकि वो उसको बहुत पसंद होती है और बहुत स्टार्टिंग से ही उसको उसमें एक लव इंटरेस्ट जाग रहा होता है और लेटर ऑन बड़े होने के बाद उनकी आपस में शादी भी हो जाती है। सो इसलिए वो हमेशा ही उसको अपनी फ्रेंड मानता है, अपनी कज़न मानता है, अपनी सिस्टर नहीं मानता। सो एलिज़ाबेथ के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम यही बताते हैं आपको कि जो साइंटिफिक डिस्कवरी वो करना चाहता है उसके लिए वो बहुत सीरियस होता है, बहुत पढ़ाई करता है। एक टाइम आता है जब उसकी मदर की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसका बहुत ज़्यादा उसको इस चीज़ में क्यूरियोसिटी हो जाती है कि क्या हम कभी किसी मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर सकते हैं साइंस की हेल्प से। और एक दिन वो एक पेड़ के सामने खड़ा होता है, पेड़ पर बिजली गिरती है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी का इम्पैक्ट होता है उसको देख के उसके मन में कुछ आइडिया आता है कि वो अपने साइंस की नॉलेज को और इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज को यूज़ करके किसी तरीके से वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि जिससे वो मुर्दा में जान वापस डाल सके। सो वो क्या करता है, वो ग्रेवयार्ड्स में जाता है, बूचर हाउसेस में जाता है और जहाँ डाइसेक्शन रूम्स होते हैं, साइंटिफिक डाइसेक्शन रूम्स होते हैं, वहाँ जाता है। वहाँ से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इकट्ठा करता है इंसान की बॉडी के और उनको जोड़ तोड़ के किसी तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक बड़ा सा बीइंग बनाता है और फिर बहुत मेहनत करता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता है कि वो उस बीइंग में जान डाल सके और वो उसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है। और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, इस नॉवल से ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि क्या ये नॉवल एक साइंटिफिक नॉवल है। येस, इट इज़ अ साइंटिफिक फिक्शन। सो आप इसके बारे में भी लिखेंगे। चलो अभी हम वापस आते हैं स्टोरी पर। सो वो फाइनली उस मुर्दा इंसान में जान डाल पाता है, लेकिन क्योंकि उसने बहुत सारे बीइंग्स की बॉडीज़ को जोड़ तोड़ के एक क्रिएचर बनाया होता है और जैसे उसमें जान डलती है वो उसके पास बैठ के उसको देखता है तो वो खुद ही अपनी क्रिएशन को देख के एकदम से डर जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरावना कोई क्रिएचर बना देता है जिसको वो बहुत अगली होता है, जिसको देख के उसको खुद को ही इतना डर लग जाता है कि वो वहाँ से भाग जाता है अपनी क्रिएशन को वहीं छोड़कर अपनी लैब में ही। और उसके बाद वो अपने दोस्त से मिलता है, उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम हेनरी होता है। वो उसके साथ घूमता फिरता है, वापस आता है, वापस आके देखता है कि वो जो उसका क्रिएशन होता है वो उसके लैब से या उसके घर से भाग जा चुका होता है। तो वो बहुत खुश होता है कि चलो उसे पीछा छूटा, बहुत डरावना कुछ बन गया था बट चलो इट्स ओके, लेट इट बी, अभी तो उससे मैंने पीछा छुड़ा लिया है। अब क्या होता है, जो मॉन्स्टर होता है बेसिकली वो मॉन्स्टर नहीं होता, वो उसका क्रिएशन होता है इनिशियली। लेटर ऑन वो मॉन्स्टर बनता है क्योंकि जस्ट बिकॉज वो अगली होता है देखने में, उसको सोसाइटी मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करने लगती है, उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए फाइनली वो एक मॉन्स्टर ही बन जाता है। सो जो क्रिएशन होता है वो स्टार्टिंग में इधर उधर भटकता है, उसको बेचारे को कुछ पता नहीं होता और फाइनली वो
क्या करता है, वो भटकता रहता है इनिशियली। तो अभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है जिसमें क्या होता है कि जो विक्टर है उसको उसके फादर का एक लेटर रिसीव होता है कि उसके भाई की डेथ हो चुकी है। उसके भाई का नाम विलियम होता है और लेटर में लिखा होता है कि विलियम को किसी ने मार दिया है, विलियम का मर्डर हुआ एक्चुअली, उसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई, किसी ने उसका गला घोट के उसको स्ट्रैंगुलेट करके उसका मर्डर कर दिया है। और जैसे ही उसको अपने भाई के मर्डर की बात का पता चलता है वो जल्दी जल्दी अपने घर जाता है और वो देखता है कि वो बहुत सरप्राइज्ड हो जाता है कि उसके भाई का मर्डर हो चुका है। अब सस्पेंस की बात ये होती है कि मर्डर किसने किया है, छोटे से विलियम का कौन ही दुश्मन होगा। जो इल्ज़ाम होता है उस मर्डर का वो लग जाता है जो घर की एक हेल्पर होती है, मेड होती है, जिसका नाम होता है जस्टिन। जस्टिन पर इल्ज़ाम लगता है। जस्टिन पर इल्ज़ाम इसलिए लगता है क्योंकि जो विलियम होता है उसकी कोई पेंटिंग होती है जो मरने से पहले उस पर काम कर रहा होता है, वो जो पेंटिंग का कागज़ होता है वो जस्टिन की पॉकेट से मिलता है। तो इसलिए सबका शक जस्टिन पर जाता है। हालांकि फैमिली का शक जस्टिन पर नहीं होता क्योंकि वो बहुत समय से, बहुत पुरानी उनकी फैमिली मेम्बर की तरह ही मेड थी, लेकिन पुलिस का शक जो है जस्टिन पर ही होता है। और पुलिस को क्योंकि केस सॉल्व करना होता है वो जस्टिन पे प्रेशर डालती है पुलिस कि आप एक्सेप्ट कर लो अपने गुनाह को। तो जस्टिन इनिशियली अपना नहीं मानती है बात क्योंकि उसने किया नहीं होता है मर्डर, लेकिन जब पुलिस उस पर बहुत दबाव बनाती है तो जस्टिन एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैंने मर्डर किया है। अब क्या होता है कि जो विक्टर होता है उसको लग रहा होता है कि जस्टिन ने तो नहीं मारा है, और जब वो देखता है तो उसको एक क्रिएचर दिखाई देता है और उसको समझ में आता है कि उसी क्रिएचर ने, और वो क्रिएचर कौन होता है, उसकी वही क्रिएशन जो उसने मुर्दा में जान फूंक कर नया एक क्रिएशन किया होता है, क्रिएचर बनाया होता है। तो उसको एहसास होता है कि उसके भाई की जो डेड बॉडी है उसके आसपास वो उसको दिखाई दिया है, तो डेफिनेटली उसी ने ही विलियम को मारा है। तो अब उसको पक्का श्योरिटी हो जाती है कि जस्टिन ने नहीं मारा है, और जस्टिन को क्या है, फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। तो फिर वो जाके जज से बात करने की कोशिश करता है कि हमें पक्का विश्वास है कि जो हमारी मेड है जस्टिन, उसने कत्ल नहीं किया है विलियम का। लेकिन जज कहते हैं हम इस बारे में कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जो मेड है जस्टिन है उसने खुद एक्सेप्ट किया है अपने क्राइम को। फिर वो एलिजाबेथ के साथ, जो उसका लव इंटरेस्ट होती है, उसके साथ जाकर जस्टिन से मीटिंग करता है। बट जस्टिन बोलती है कि अब क्योंकि मुझ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लग चुका है तो मैं जीना चाहती ही नहीं। मुझे पुलिस वालों ने बहुत टॉर्चर किया, मुझे बहुत ज़्यादा बोला कि तुम अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लो। चाहे मैंने क्राइम नहीं किया, अब मैं इसको एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगने के बाद मैं जीना चाहती भी नहीं। मैं ग्रेसफुली अपनी डेथ को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, और उसको फांसी की सज़ा हो जाती है। और इसी के साथ ही विक्टर बहुत ज़्यादा गिल्टी में ऑलरेडी होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसने एक क्रिएचर बनाया जिसने उसके भाई विलियम का मर्डर कर दिया, तो वही विलियम के डेथ का रीज़न है खुद। और उसके बाद उस वजह से, इल्ज़ाम लगने की वजह से जस्टिन की भी डेथ हो जाती है। तो वो फिर सोचता है कि अब मुझ पे एक जो डेथ है उसका नहीं, मुझ पे दो दो डेथ्स का भार है, अब विलियम की डेथ का भी और जस्टिन की डेथ का भी। इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है और उस जगह से उसको सफोकेशन हो रही होती है, इसलिए फिर वो अपने होम टाउन से दूर किसी हिल स्टेशन पर अपने दोस्त हेनरी के साथ घूमने के लिए चला जाता है। वो एक हिली एरिया में अकेला जब टहल रहा होता है तो उस टाइम पे जो उसका क्रिएशन होता है, वो वियर्ड क्रिएचर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही विक्टर उसको देखता है, विक्टर को डर भी लगता है, गुस्सा भी आता है क्योंकि वो उसका बनाया हुआ क्रिएचर है और उसी ने उसके भाई का मर्डर कर दिया है। तो फिर वो वहाँ से पर वो इतना अगली होता है, उसको देख के फिर से विक्टर को खुद को ही डर लग जाता है। विक्टर जाने लगता है बट मॉन्स्टर उसको रोकता है। वो उसको बोलता है कि तुम रुको, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि तुम मेरे क्रिएटर हो, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। मुझे भी हक है कि मैं भी मेरी साइड ऑफ स्टोरी सुनाऊं। विक्टर को ये बात सही लगती है तो विक्टर उसकी स्टोरी सुनता है। अब थर्ड लेवल ऑफ नरेशन स्टार्ट होता है, जो कि कौन नरेट कर रहा है अपनी स्टोरी। अब नरेटर है जो मॉन्स्टर जिसको बोला गया है नोवेल में, या फिर जो क्रिएशन है विक्टर की, वो जो है वो अब अपनी साइड ऑफ स्टोरी सुनाना चाहता है। तो अब वो अपनी साइड ऑफ स्टोरी सुनाते हुए बोलता है कि जब तुमने मुझे क्रिएट किया,
मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। आई वॉज क्लूलेस अबाउट एवरीथिंग, और तुम मुझे छोड़कर, मुझे क्रिएट तो कर दिया बट जस्ट बिकॉज मैं अगली क्रिएट हो गया तुम मुझे छोड़कर भाग गए। ठीक है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुमने मुझे क्रिएट किया, छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं आता था, फिर भी मैं चाहता था कि मैं सोसाइटी में एक अच्छा सोशल बीइंग बन के रहूं। मैंने बहुत ट्राई किया पर सोसाइटी ने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मैं जब भी सोसाइटी में किसी को भी दिख जाता, सब मेरे अगली अपीयरेंस को देख के इतना डर जाते और मॉन्स्टर मॉन्स्टर चिल्ला के मुझसे दूर भाग जाते। तो मैं मॉन्स्टर था नहीं, मैं एक नॉर्मल क्रिएशन था जो तुमने मुझे क्रिएट किया था। लेकिन मैं इतना अगली हूँ अपीयरेंस वाइज कि जस्ट बिकॉज मेरी आउटर अपीयरेंस ही हर कोई देख के डर जाता है और मुझे मॉन्स्टर डिक्लेयर कर देता है, घोषित कर देता है। तो मैं मॉन्स्टर नहीं बनूँ तो क्या बनूँ? तो फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी। मैं एक जगह पर रहने लग गया, एक आइसोलेटेड प्लेस था जंगल के बीच। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी जो कि अंधा था वो रहता था और उसके 2 बेटे रहते थे। सो ओल्ड ब्लाइंड मैन एंड उसके 2 बेटे, एक का नाम था फेलिक्स और दूसरे बेटे का नाम था सैफ़ी। सो फेलिक्स और सैफ़ी जब आपस में बात करते थे कि उनके बीच की कन्वर्सेशन सुनकर मैंने लैंग्वेज सीखी कि इंसान आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। मैंने लैंग्वेजेस सीखी उन दोनों भाइयों की कन्वर्सेशन को सुनकर। प्लस मैं उनकी लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ता था। तो बुक्स को पढ़ के मैंने पैराडाइज लॉस्ट भी पढ़ी। मैं क्रिएशन के बारे में, क्रिएटर के बारे में, गॉड के बारे में, एंजल्स के बारे में, सैटर्न के बारे में सब जानता हूँ। मैं शैतान भी हो सकता हूँ और एंजल भी हो सकता हूँ, डिपेंड करता है कि सोसाइटी मुझे क्या बनाती है। मैं एक एंजल ही था, मैं बस दिखता थोड़ा अगली था या बहुत अगली था, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे जस्ट मेरी आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे जज करके मॉन्स्टर मॉन्स्टर बोल के मुझसे दूर भागते गए। और मुझे एक्चुअली लोगों ने मॉन्स्टर बना ही दिया उस फ्रस्ट्रेशन में कि हर कोई, जब भी मैं किसी के पास जा रहा हूँ, अपने इमोशंस को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सोशल बीइंग बनने की कोशिश कर रहा हूँ, हर कोई मुझे देख के भाग जा रहा है। और जो ये फैमिली थी, मैंने इसको अपनी अडॉप्टिव फैमिली मान लिया था, ये ओल्ड ब्लाइंड मैन और उसके 2 बेटे। बट जब उनके सामने भी गया मैं अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए, तो वो लोग भी अपना घर छोड़कर ही भाग गए कि हम वहाँ नहीं रह सकते जहाँ एक मॉन्स्टर रहता है। तो मैं इतना गुस्से में आ गया। फिर एक सुंदर लड़की के बारे में वो बताता है कि एक सुंदर लड़की ने गार्डन में मुझे देख लिया, वो भी मुझे देख के डर के भाग गई। तो इस तरह से मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया अपनी एग्जिस्टेंस से ही। और मैं, मेरे अंदर का मॉन्स्टर जो है, हर एक क्रिएशन के अंदर जैसे कि एक गुड बीइंग भी होता है, एक बैड बीइंग भी होता है, एक एंजल भी होता है, एक मॉन्स्टर भी होता है। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉरल लेसन मिलता है कि सोसाइटी उसके साथ कैसा ट्रीट करती है, उससे डिपेंड करता है कि वो अल्टीमेटली एक एंजल बनता है या एक मॉन्स्टर बनता है। तो सोसाइटी जब उसको इतना इरिटेट कर देती है तो वो एक्चुअली एक मॉन्स्टर बन जाता है। और उस फ्रस्ट्रेशन में वो डिसाइड करता है कि विक्टर ने मुझे बनाया है ऐसा, इसलिए मैं विक्टर से बदला लूँगा। और जैसे ही मैं तुमसे बदला लेने के लिए आ रहा था विक्टर, तो रास्ते में मुझे मिल गया तुम्हारा भाई विलियम। और जैसे ही मुझे लगा कि ये तो एनिमी फैमिली का हिस्सा है, तो मैंने गुस्से में उसको मर्डर कर दिया। लेकिन उसके बाद मुझे इस बात का अफसोस हुआ, तो मैं उस बारे में अफसोस जताता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने गलत किया और अब मैं आगे कुछ भी गलत करना नहीं चाहता। लेकिन अब क्योंकि तुम मेरे क्रिएटर हो, तुम्हें मुझे एक फेवर करना पड़ेगा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास भी कोई एक कंपेनियन हो, कोई कंपनी हो, कोई, मैं पूरी सोसाइटी में नहीं रह सकता, इट्स ओके, बट एटलीस्ट तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो, एक फीमेल मॉन्स्टर बना दो। अगर तुम मेरे लिए एक फ़ीमेल मॉन्स्टर बना दोगे तो मैं उस फीमेल मॉन्स्टर से इतना प्यार करूँगा कि मैं अपनी फ़ीमेल मॉन्स्टर को लेकर कहीं बहुत दूर चला जाऊँगा। तो आप ह्यूमन लोग अपनी सोसाइटी में खुश रहो, मैं और मेरी फीमेल मॉन्स्टर मिलके अपनी अलग दुनिया में खुश रहेंगे। हम किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे नहीं। आप मेरे लिए एक फ़ीमेल मॉन्स्टर बना दीजिए, क्योंकि तुमने मुझे क्रिएट किया, मेरा भी तो हक है कि कोई मेरा पार्टनर भी हो, मेरा कंपेनियन भी हो। मैं ऐसे अकेला ज़िंदगी कैसे बिताऊँ? और सोसाइटी में मैं किसी से भी बात करता हूँ तो ह्यूमन्स तो मुझे मॉन्स्टर कह के रिजेक्ट कर देते हैं, कोई मुझसे बात करता ही नहीं। तो विक्टर को उस पर तरस आता है, विक्टर को एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, विक्टर को लगता है बात तो सही है, मैंने ही ये इसको क्रिएट किया और अब मैं इसकी छोटी सी डिमांड तो पूरी कर ही सकता हूँ। तो ये कह के, बट वो कन्फ्यूज़ होता है, तो वो कहता है कि चलो मैं सोचूंगा इस बारे में, मैं डिसाइड करूँगा। बट क्योंकि अब वो बहुत गिल्टी होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी वजह से विलियम की डेथ हो चुकी होती है, जस्टिन की डेथ हो चुकी होती है, और उसको इस चीज़ का भी गिल्ट होता है कि किस तरह से मैंने अपनी ही क्रिएशन को क्रिएट करके छोड़ दिया जस्ट बिकॉज वो अगली था और उसने इतना कुछ सफ़र किया। तो वो हर किसी की चीज़ के लिए गिल्टी होता है, हर किसी के दुख के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहा होता है।
तो वो बहुत गिल्टी स्टेट में घूम रहा होता है। तो उसके फादर को लगता है कि इसकी हालात बहुत ख़राब हो चुकी है और शायद उसको अपनी मदर की डेथ का और अपने भाई की डेथ का बहुत ज़्यादा गम है, शायद इसकी शादी हो जाए तो इसकी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक हो जाए। तो उसके फादर उसको सजेस्ट करते हैं कि अब तुम्हें एलिजाबेथ से शादी कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, वो कहता है ओके मैं शादी कर लूँगा, बट शादी से पहले मेरा एक इम्पॉर्टेंट कोई काम रहता है, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं शादी करता हूँ एलिजाबेथ से। फिर वो दोबारा अपनी लैब में जाता है, वहाँ जाकर एक फ़ीमेल मॉन्स्टर क्रिएट करने के लिए अपना काम शुरू करता है। और जब वो काम आधे में पहुंचता है, वो ऑलमोस्ट आधा काम अपना पूरा कर लेता है फ़ीमेल मॉन्स्टर बनाने का, उस टाइम पे उसके मन में एक ख्याल आता है कि मैं फ़ीमेल मॉन्स्टर बना तो रहा हूँ, पर क्या मैं सही कर रहा हूँ? शायद मैं और भी ज़्यादा गलत कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेल मॉन्स्टर और फीमेल मॉन्स्टर ने मिलकर एक नई कम्युनिटी स्टार्ट कर दी रिप्रोडक्शन करके, तो फिर तो मॉन्स्टर्स की एक पूरी कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट। मोर ओवर अभी ये कह तो रहा है कि मैं अपनी फीमेल मॉन्स्टर को लेके चला जाऊंगा कहीं दूर और ह्यूमैनिटी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बट अगर इसने ऐसा नहीं किया तो। और जैसे ही वो ये चीज़ सोच रहा होता है, वो अचानक से देखता है कि उसकी लैब के दरवाजे से झांकता हुआ मॉन्स्टर अपनी फीमेल मॉन्स्टर को बनते हुए देख के बहुत खुश हो रहा होता है। इस दृश्य को देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसको लगता है कि हाँ, यही सही डिसीजन रहेगा कि मैं फीमेल मॉन्स्टर नहीं बनाऊं और जो मैंने आधा फीमेल मॉन्स्टर को बना दिया है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दूं। सो वो क्या करता है, उसको आग लगा देता है और जैसे ही जो फीमेल मॉन्स्टर की जो एक आधी अधूरी बॉडी बनाई होती है उसने, उसको वो जला देता है। मेल मॉन्स्टर उसको देख के बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है और अब मॉन्स्टर आके कहता है कि अब जो है हमारी दुश्मनी हो गई है पक्की, मैं तुमसे लूँगा बदला, तुमने फीमेल मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय किया है, तो अब तुम्हारी शादी होने वाली है ना, मैं तुम्हें तुम्हारी शादी में आके मिलता हूँ, आई विल बी देयर ऑन योर वेडिंग नाइट। ये कह के मॉन्स्टर चला जाता है। विक्टर को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि डेफिनेटली जो मॉन्स्टर है अब इसको मुझसे पक्की दुश्मनी फील हो गई है कि ये पक्का एलिजाबेथ को हर्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरी लैब में बचा खुचा सामान है मॉन्स्टर बनाने का, इस सारे सामान को डिस्ट्रॉय करता हूँ ताकि और कोई मॉन्स्टर क्रिएट नहीं हो सके। तो उस सारे सामान को लेकर वो जाता है एक बोट में चढ़ के कि वो उसको सी में कहीं डीप फेंक कर आ जाएगा। और जैसे ही वो करके आता है, वापस आता है शोर पे, जैसे ही वो समुद्र के किनारे सी शोर पे पहुंचता है, वो लोग उसको घेर लेते हैं कि एक इंसान की डेथ हुई है और शायद इसने उस इंसान को मारा है। वो बहुत कन्फ्यूज़न में उस डेड बॉडी को देखता है और डेड बॉडी देखते ही वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो डेड बॉडी होती है उसके बेस्ट फ्रेंड हेनरी की। यानी कि मॉन्स्टर ने बदला लेना स्टार्ट कर दिया है, उसके बेस्ट फ्रेंड को मार दिया है। एक बार के लिए उसको पुलिस लेकर चली जाती है, बट लेटर ऑन वो वहाँ से रिहा हो जाता है, उसके फादर उसको रिहा करा लेते हैं और फिर ये उसका शादी हो जाती है एलिजाबेथ के साथ। और जैसे ही वो एलिजाबेथ से शादी करने वाला होता है, वो उसको बताता है कि एक मेरा सीक्रेट है जो अब तक मैंने किसी को नहीं बताया है और मैं शादी के बाद तुम्हें नेक्स्ट डे बताऊंगा वो अपना सीक्रेट। ये कह के वो एलिजाबेथ से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो लोग हनीमून पे जाते हैं। वहाँ वो प्रिपेयर्ड होता है, उसको पता होता है कि मॉन्स्टर ज़रूर आएगा एलिजाबेथ को मारने के लिए और मुझसे बदला लेने के लिए, क्योंकि मैंने फीमेल मॉन्स्टर को मारा है और उसने बोला था कि आई विल सी यू ऑन योर वेडिंग नाइट। सो वो डेफिनेटली एलिजाबेथ को हर्ट करने की कोशिश करेगा। सो वो अपना गन वगैरह तैयार रखता है कि या तो मैं मॉन्स्टर को मार दूंगा आज या फिर मैं उसके हाथों मर जाऊंगा, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। वो इतना सोचता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है अपने रूम से, उसको रूम के अंदर से एलिजाबेथ के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है, वो देखता है कि एलिजाबेथ को मॉन्स्टर ने मार दिया है। और वो जैसे ही अब देखता है कि एलिजाबेथ को मॉन्स्टर ने मार दिया है, तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं मॉन्स्टर को मार दूंगा, लेकिन मॉन्स्टर एस्केप कर जाता है, मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। अब उसकी स्टोरी पर कोई विश्वास नहीं करता। वो बहुत लोगों को फिर उसके बाद अपनी स्टोरी बताता है कि इस तरह से मैंने मॉन्स्टर को क्रिएट किया। और हाँ, उसके फादर की भी डेथ हो जाती है जैसे ही उनको एलिजाबेथ की डेथ के बारे में पता चलता है। सो यानी कि अब वो अपने पूरे परिवार को, अपने फ्रेंड्स को खो चुका है और अब उसके पास जीने की कोई उम्मीद बची नहीं होती। तो वो अपने जीवन का एक मकसद यही बना लेता है कि अब मुझे उस मॉन्स्टर को किसी भी तरीके से ढूंढना है और मारना है। और वो मॉन्स्टर का पीछा करते करते ही उस एरिया में आया होता है। तो विक्टर अपनी ये पूरी की पूरी कहानी सुना देता है किसको, रॉबर्ट वाल्टन को। और इस तरीके से विक्टर की नरेशन ख़त्म होती है। अब क्या होता है लास्ट में,
जो विक्टर है उसकी डेथ हो जाती है। जैसे ही विक्टर की डेथ होती है तो वाल्टन क्या देखता है, रॉबर्ट वाल्टन देखता है कि विक्टर की डेड बॉडी के पास बैठकर जो है मॉन्स्टर है वो रो रहा है। वॉल्टन अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर जाकर मॉन्स्टर को कहता है कि अब तुम क्या रो रहे हो, तुम्हारी वजह से ही तो ये सब कुछ हुआ है। सो मॉन्स्टर वहाँ पे रोता है, वो भी रिग्रेट करता है। मॉन्स्टर वहाँ पर बैठ के सोचता है कि चाहे जैसा भी था बट मेरा क्रिएटर था, तो एक हिसाब से मेरा गॉड था, मेरा क्रिएटर था और मैंने उसी को मार दिया है और दुनिया में और कोई तो मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में जानता भी नहीं है और अब मेरी एग्जिस्टेंस का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, तो मैं भी अपना जो है खात्मा कर लूँगा। आई विल ऑल्सो एंड माई लाइफ नाउ। सो मॉन्स्टर भी अपने आप को मार लेता है। सो ये है इस पूरी कहानी की जो समरी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको अब क्वेश्चन जो हैं किस हिसाब से याद रखने, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको क्वेश्चंस लिखने में हेल्प करेगी। पहला आपको जो है मैंने बताया था जैसे कि स्टार्ट कीजिए किसी भी आंसर को टेलिंग अबाउट द ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन देने के बाद एक क्वेश्चन बनता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ नरेशन। तो 3 लेवल्स ऑफ या 3 स्टेजेस ऑफ नरेशन आर देयर। तो फर्स्ट लेवल ऑफ नरेशन इज जो स्टोरी वॉल्टन नरेट करता है टू हिज सिस्टर मार्गरेट थ्रू द लेटर्स। दूसरा लेवल ऑफ नरेशन है जो विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपनी स्टोरी बताता है टू द रॉबर्ट वॉल्टन। और तीसरा लेवल ऑफ नरेशन है जब पहाड़ पे घूमते हुए विक्टर को मिलता है मॉन्स्टर और मॉन्स्टर अपनी साइड ऑफ स्टोरी सुनाता है टू हिज क्रिएटर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। सो ये 3 लेवल ऑफ नरेशन है। एक क्वेश्चन इसका बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो स्टोरी है उसकी समरी क्या है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि स्टोरी की में थीम्स क्या क्या हैं। तो पहली थीम है स्टोरी में गॉथिक थीम। गॉथिक थीम क्रिएट्स फियर, गॉथिक थीम क्रिएट्स सस्पेंस। सो यस, बहुत ज़्यादा सस्पेंस है इस स्टोरी में और एलिमेंट्स ऑफ फियर है। जिस तरीके से जो मॉन्स्टर के बारे में बताया गया है तो इसमें डेफिनेटली गॉथिक थीम तो है। अगला थीम है इसमें साइंस फिक्शन। सो येस, ऑफ कोर्स इट इज़ अ स्टोरी ऑफ साइंस फिक्शन, तो उसके बारे में लिखेंगे। अगला थीम है एजुकेशनल थीम। एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है। एक हिसाब से एजुकेशन के लिए तो इंसान जो है इसमें वो नॉर्मल लेवल्स में एजुकेशन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। जो विक्टर है वो ऑब्सेस्ड है एजुकेशन के लिए। सेम वे जो वॉल्टन है, रॉबर्ट वॉल्टन है, वो भी ऑब्सेस्ड है एजुकेशन के लिए, तभी वो सी वोयाज कर रहा है नॉर्थ पोल पहुंच के कुछ नया डिस्कवर करने के लिए। सो देयर इज़ अ थीम ऑफ एजुकेशनल इनसाइट। एंड देन द नेक्स्ट थीम इन द स्टोरी इज़ थीम ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। इसमें आप बताएंगे कि किस तरीके से जो साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके क्रिएट किया जाता है जो मेल मॉन्स्टर है उसको। और थीम ऑफ डिस्ट्रक्शन में आप बताएंगे कि किस तरीके से डिस्ट्रक्शन होता है विक्टर के हाथों से, जो फीमेल मॉन्स्टर है उसका, मोरोवर उसकी इनडायरेक्टली उसी के हाथों से उसकी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स का, क्योंकि उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के सभी फ्रेंड्स जो है सभी लोगों की डेथ होती है मॉन्स्टर के हाथों और मॉन्स्टर को क्रिएट किया होता है विक्टर ने। सो अल्टीमेटली विक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन एज वेल एज डिस्ट्रक्शन। देन देर इज़ अ थीम ऑफ आइसोलेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। ये मॉरल लेसन भी है इस पूरी नोवेल का कि जब एक इंसान को डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आइसोलेशन यानी कि भेदभाव की वजह से अकेलापन झेलना पड़ता है, सो उस इंसान का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उस पर, उसकी वजह से जो उसका बिहेवियर चेंज होता है तो वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। कोई भी क्रिएशन एक मॉन्स्टर पैदा नहीं होती है, कोई भी इंसान एक मॉन्स्टर के रूप में पैदा नहीं होता, कोई भी क्रिएशन इनिशियली बैड नहीं होती, बट जब सोसाइटी उसको डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आइसोलेट कर देती है तो फिर वो एक मॉन्स्टरस रूप धारण कर लेता है। देन देयर आर बाइबिकल थीम्स। यस, क्योंकि बाइबल का रेफरेंस डेफिनेटली इसमें है, क्योंकि जो मॉन्स्टर है वो खुद कहता है कि मैं एंजल भी हो सकता हूँ और शैतान भी हो सकता हूँ। इट डिपेंड्स कि सोसाइटी मेरे साथ कैसा बिहेव करती है। मैं इनिशियली एक एंजल ही था, जैसे कि हमने पैराडाइज लॉस्ट में भी पढ़ा है कि जो पहले सब एंजल्स ही थे, बट फिर 1/3 ऑफ एंजल्स ने रिबेल किया और फिर उनको हेल में
फेंक दिया गया. सो देयर वॉज फॉलिंग डाउन ऑफ 1/3 ऑफ एंजल्स फ्रॉम हेवन टू हेल. सेम वे जो मॉन्स्टर है वो क्रिएट जब किया जाता है विक्टर के द्वारा, तो उस टाइम पे वो एक मॉन्स्टर नहीं होता, वो जस्ट एक अगली क्रिएशन होता है. और जस्ट बिकॉज वो एक क्रिएचर जो है अगली होता है, सोसाइटी उसको इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करती है, इतना ज़्यादा आइसोलेट करती है कि अल्टीमेटली वो फिर एंजल से सैटन बन जाता है, फरिश्ते से शैतान बन जाता है. सो बाइबिकल थीम है डेफिनेटली. और अगली थीम है इसमें थीम ऑफ ऑब्सेशन और थीम ऑफ क्रॉसिंग बाउंड्रीज. सो इसमें हम यही बताएंगे कि हर एक चीज़ एक लिमिट तक ही अच्छी होती है. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. लाइक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी फॉर मोर एंड मोर नॉलेज इज़ गुड, बट इतनी ज़्यादा साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जो कि ऑब्सेशन बन जाए, जो सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दे, नेचुरल जो एक बाउंड्रीज है क्रिएशन की उनको क्रॉस कर दे, और आप आर्टिफिशियली नए क्रिएचर्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दो, तो इट विल नॉट रिजल्ट इन टू क्रिएशन, इट विल रिजल्ट इन टू डिस्ट्रक्शन अल्टीमेटली. सो आप नेचर के रूल्स के साथ खिलवाड़ नहीं करें, अपने ऑब्सेशंस को, अपनी बाउंड्रीज को ध्यान में रखें, कंट्रोल में रखें. और जो नेक्स्ट थीम है वो है थीम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंसाइंस. सो डेफिनेटली जो प्रोटोगोनिस्ट है स्टोरी का, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, वो एक मैन ऑफ कंसाइंस है. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है, वो मानता है कि वही रिस्पॉन्सिबल है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की डेथ के लिए भी और मॉन्स्टर के सफरिंग के लिए भी, क्योंकि उसने क्रिएट किया और उसके जो क्रिएशन है, जो क्रिएचर है जिसको उसने क्रिएट कर दिया, वो भी जो सफ़र करा है, उसकी वजह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी विक्टर खुद के शोल्डर्स पे लेता है. और अल्टीमेटली उसके क्रिएशन ने जिन जिन लोगों को किल किया, मर्डर किया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो अपने कंधों पर लेता है. सो देयर इज़ अ थीम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंसाइंस. देन देयर इज़ अ थीम ऑफ सीक्रेसी. वो जो क्रिएट कर देता है उसके बारे में सीक्रेट रखता है, अपने बेस्ट फ्रेंड हेनरी को भी नहीं बताता, अपने लव इंटरेस्ट एलिजाबेथ को भी नहीं बताता, अपने फादर को भी नहीं बताता. सो देयर इज़ अ थीम ऑफ सीक्रेसी. इस डर से कि सब उसको कंडेम करेंगे, इस डर से कि लोग उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे, उसने क्रिएशन करने के बाद इस बात को सीक्रेट ही रखा. देन नेक्स्ट थीम आता है रोल ऑफ विमेन इन बैलेंसिंग सोशल ऑर्डर. सो जो औरत का रोल है वो एक सोशल ऑर्डर को बैलेंस करने में बहुत ज़रूरी है. वो भी एक मॉरल लेसन है इस नोवेल का. जैसे कि जो मॉन्स्टर होता है वो एक फीमेल मॉन्स्टर की डिमांड करता है, और उसको लगता है कि उसकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा अगर फीमेल मॉन्स्टर होगी तो. सेम वे जो विक्टर के फादर होते हैं वो उसको सजेस्ट करते हैं, जब उसका इमोशनल बैलेंस हिल जाता है, कि तुम शादी कर लो, व्हेन देयर विल बी अ फीमेल पार्टनर इन योर लाइफ, तो तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी. सो विमेन लीड्स टू बैलेंसिंग ऑफ द सोशल ऑर्डर. Then the last and one of the most important themes of this novel is revenge tragedy. It is of course a revenge tragedy, जिसमें ट्रेजेडी है, ऑफ कोर्स इतनी सारी डेथ्स होती हैं. विक्टर जो है वो क्रिएट करता है और लेटर ऑन उसको रियलाइज़ होता है कि वो एक क्रिएटर नहीं, एक डिस्ट्रॉयर है. उसने अपनी पूरी फैमिली को, फ्रेंड्स को अपनी ही क्रिएशन के हाथों डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अपने ही क्रिएट किए हुए क्रिएचर की लाइफ को भी इतना ज़्यादा उसको सफ़र करना पड़ रहा है. अल्टीमेटली वो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज़ के गिल्ट में वो जीता है और मर जाता है. सो देयर इज़ डेफिनेटली ट्रेजेडी कैन बी सीन इन मॉन्स्टर्स लाइफ ऑल्सो, कि इनिशियली किस तरह से वो कोशिश करता है कि वो एक अच्छा क्रिएचर बने और सोसाइटी में मिंगल अप करे, लेकिन सोसाइटी उसको उसके अगली लुक्स की वजह से एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए उसको एक मॉन्स्टर बनना पड़ता है. सो देयर इज़ डेफिनेटली, और उसी ट्रेजेडी की वजह से वो रिवेंज लेने की वजह से इतने लोगों का मर्डर कर देता है मॉन्स्टर. सो रिवेंज ट्रेजेडी इट इज़. और इसमें एक लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और बहुत बार वो एग्ज़ाम में आता है, कि जो एक्चुअल हीरो ऑफ द स्टोरी है वो विक्टर है या फिर मॉन्स्टर है. सो इसके बारे में कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं. आप अपना आंसर इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं कि डेफिनेटली आई अगेन रिपीट कि आप ऑथर के बारे में थोड़ा सा बताइए, उसके बाद रोमांटिक एरा के बारे में बताइए कि रोमांटिक एरा में किस तरह से इमेजिनेटिव स्टोरीज़ लिखी जाती थी, और ये एक वन ऑफ द क्लासिकल एग्जाम्पल्स है उसका. और उसके बाद आप जो स्टोरी है उसको इस तरीके से बताइए कि
अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, अलग अलग रीडर्स को अलग अलग चीज़ लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि विक्टर इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी एंड द मॉन्स्टर इज़ द विलन, बट एक अलग ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स है जिनको लगता है कि जो मॉन्स्टर है वो तो एक्चुअली एक अच्छा क्रिएचर ही होता है स्टार्टिंग में, बट उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, इस वजह से उसको एक मॉन्स्टर बनना पड़ जाता है और लेटर ऑन उसको दोबारा से उस चीज़ का रिग्रेट भी होता है, एक ट्रू हीरो की तरह। उसमें भी कंसाइंस है, उसमें भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वो एक हीरो है, विलन नहीं है। तो आप एक पार्ट में पहले वो एक्सप्लेन कर दीजिए कि किस तरह से विक्टर लुक्स लाइक अ हीरो ऑफ द स्टोरी एंड देन लेटर ऑन इन द नरेशन फ्रॉम मॉन्स्टर्स साइड, जब उसकी साइड ऑफ स्टोरी सुनते हैं तो मॉन्स्टर हीरो लगता है और विक्टर विलन लगता है। सो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि कोई भी इंसान कंप्लीटली अच्छा या बुरा नहीं होता, ना ही तो विक्टर कंप्लीटली हीरो था, ना विक्टर कंप्लीटली विलन था। सेम वे ना ही मॉन्स्टर जिसको बोला गया है जो उसका क्रिएशन था, ना वो कम्प्लीटली हीरो था ना कम्प्लीटली विलन था। इट डिपेंड्स कि उसके साथ सोसाइटी ने क्या किया जिसकी वजह से उसको मॉन्स्ट्रस रूप धारण करना पड़ा। सो डेफिनेटली हम ये नहीं कह सकते कि जो विक्टर था वो एक विलन था या जो विक्टर की क्रिएशन थी वो एक मॉन्स्टर या विलन था, बट सोसाइटी ने और जो विक्टर है उसके ऑब्सेशन ने ही सारी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रैंकेनस्टाइन बाय मैरी शेली फ्रॉम माई साइड। आई होप it will help you somehow in your answers related to your subject of British literature in MA English. If you like my this explanation, then please like my channel and subscribe to my channel, like my video and subscribe to my channel so that you can get more educational videos like this. Thank you. Have a good day.